अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक मकड़ी। अब्बू अब्बू, मैं भी चलूँ आपके साथ? ज़ुबैर बोला। क्या है? अब्बू, जो पहले ही बेगम की बात सुनने से तंग आ चुके थे, बोले। ज़ुबैर ने कहा, अब्बू, मैं भी जाना चाहता हूँ। आप मुझे भी ले चलें। मुझे घर में बोरियत होगी। ज़ुबैर मुसलसल इसरार करके अब्बू को तंग कर रहा था। बेटा, अगर मैं तुमको साथ ले गया तो तुम्हारा भाई घर में अकेला रह जाएगा, और वैसे भी इसका कल पर्चा है। हम लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे। तुम फिर कभी मेरे साथ चले जाना। मगर ज़ुबैर बाज न आया और अब्बू की कमीज़ पकड़कर खींचने लगा। मैं खामोशी से खड़ा सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जब घर वाले चले जाएंगे तो घर में सन्नाटा छा जाएगा। अभी मैं इस ख्याल में था कि अचानक चटाह की आवाज़ सुनाई दी, जिसने मेरी तवज्जो हटा दी। मालूम हुआ कि अब्बू ने ज़ुबैर को एक झनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी, और वो गाल सहलाता हुआ चीख मारकर रोता और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अम्मी भी तैयार होकर आ गई। इन्हें इस वाक़या का अभी तक इल्म न था, और कुछ देर बाद अम्मी अब्बू गाड़ी में बैठकर मिसिज़ नसीम के घर रवाना हो गए। मिसिज़ नसीम हमारी बहुत करीब की जानने वाली थी। आज उन्होंने 8 बजे अपने बंगले पर तमाम अजीज़ो कारब को पार्टी दे रखी थी। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मुझे अचानक अपने छोटे भाई का ख्याल आया, जो गालबन रोते हुए बाहर की जानब भागा था। मैं जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोलकर बरामदे में आ गया। ज़ुबैर, ज़ुबैर, मैंने आवाज़ें दी, मगर मुझे कोई जवाब न मिला। मेरा ख्याल था वो बाहर घूम रहा होगा या यहीं कहीं छुपा होगा। मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मुझे ज़ुबैर कहीं नहीं मिला। मैं गली में निकल गया कि शायद बाहर गया हो, मगर वहाँ भी हर तरफ खामोशी थी। मैं वापस कमरे में आ गया और ये सोच कर दिल को तसल्ली दी कि शायद वो बाजार गया होगा, आ जाएगा। रात के 11 बज गए, मगर वो घर न आया। मैं परेशानी की आलम में इधर उधर भागता रहा, मगर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बलाहर काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। मेरा जी रोने को चाह रहा था। अजीब अजीब से ख्यालात परेशान कर रहे थे कि इसे कहीं कोई उठाकर तो नहीं ले गया। पता नहीं वो नाराज़ होकर कहाँ चला गया है। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई बाहर की कुंडी खोल रहा है, लेकिन मैंने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद दोबारा आवाज़ सुनाई दी, और अब की बार ऐसा लगा जैसे कोई घर में दाखिल हो गया है। एक तो पहले ही मैं परेशान था, लेकिन अब खौफ के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने उसे भी अपना वहम समझा, मगर मेरा जहन इसे वहम मानने से इनकार कर रहा था। कुछ था ज़रूर। मैं कांपते जिस्म से उठा और दरवाज़ा खोलकर सहन में आ गया। मैंने हर जगह देखा, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, और कुंडी भी लगी हुई थी। बिलाखिर मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और ख़ुद को कोसने लगा कि मैं भी कितना बुज़दिल हूँ कि इतनी जल्दी डर गया। मुझे इसी लम्हे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चलते हुए आ रहा है, और मुझे इसकी आहट सुनाई दे रही थी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और खामोशी थी। इसलिए मुझे इसकी आहट को महसूस करने में कोई दिक्कत न हुई। सर्दियों की रात थी। मैं एक लम्हा भर में पसीने में शराबूर हो गया, लेकिन वो आहट मुझे मुसलसल करीब होती महसूस हो रही थी, और साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ बहुत बड़ी मकड़ी थी जो मुझे दूर ज़मीन पर खामोश थी, और फिर देखते ही देखते एक तरफ को गायब हो गई। मैं हवास बागता होकर कमरे की तरफ दौड़ा और सारी लाइटें जला दी। इसी लम्हे मुझे दोबारा अपने भाई का ख्याल आया, जो अभी तक वापस नहीं आया था। मैं दोबारा सहन में चला आया और गेट खोलकर सड़क पर देखने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई सामने से आ रहा हो। जब वो करीब आया तो मालूम हुआ वो ज़ुबैर था। उसकी शक्ल देखते ही मैं इस पर टूट पड़ा और उसे खींच कर कमरे में ले आया।
اول پھول بک دیا، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا اور روتے روتے سو گیا۔ مگر مجھے ابھی پڑھنا تھا، امی اور ابو کی واپسی پر دروازہ بھی کھولنا تھا۔ زبیر تو سو گیا، مگر اس کے بعد مجھ پر جو بیتی وہ میں جانتا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں چلا آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑھ کر کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے کتاب پر وہی مکڑی پھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے نیچے گرا دیا اور کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا، لیکن مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ مکڑی بار بار میز پر چڑھتی اور میرے سامنے آ کر رک جاتی اور میں ہر دفعہ اسے نیچے پھینک دیتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی جدوجہد جاری رکھی اور بار بار چڑھتی جاتی۔ میں نے کتاب کو رکھ دیا اور اپنی نظریں اس مکڑی پر مرکوز کر دی جو اپنی جگہ پر ساکت تھی۔ میں کافی دیر تک اسے ہونہار نظروں سے دیکھتا رہا اور یوں ہی میں نے اسے مارنے کے لیے اپنا اسکیل اٹھایا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میز کے کنارے تک آئی اور نیچے گری اور غائب ہو گئی۔ میں پھر دوبارہ اپنے مطالعے میں مصروف ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے بستر پر بیٹھا ہوا ہنس رہا ہو۔ زبیر چونکہ سو رہا تھا، اس لیے اس کی طرف میرا دھیان نہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہنسنے کی آواز بلند ہوئی اور کوئی مجھے صرف یہ کہتے ہوئے سنائی دیا، ڈر گئے ہو یاسر؟ میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں۔ کچھ دیر یہی حالت رہی اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے کرسی تھوڑی سی سرکائی اور مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے اسی بڑی مکڑی کے۔ یہ وہی مکڑی تھی جو پہلے میری میز پر چڑھی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جیسے وہ مکڑی مجھے گھورے جا رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے ہلی اور کہیں غائب ہو گئی۔ اب مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ میں اٹھا اور اپنے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے سوتا دیکھ کر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ بیٹھا اور کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ ابھی مجھے کتاب پڑھتے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو غالباً میرے بھائی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ زبیر دوڑتا ہوا آیا اور میرے سینے سے آ لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے بولنے کی کوشش کی، یاسر بھائی، وہ وہاں مکڑی۔ یاسر بھائی، اور اس نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے ادا کیے کیونکہ ابھی تک اس کی سانسیں بحال نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے خود سے الگ کر کے اس کے کمرے کی طرف دوڑا، لیکن اس کے بستر پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں پر تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ وہ آگے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ زبیر بتاؤ تو صحیح۔ یاسر بھائی، وہ مکڑی سے جن بن گیا۔ وہ بہت ڈراؤنا تھا، مجھ کو مارنا چاہتا تھا اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا چھرا بھی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، زبیر میرے قریب آؤ، میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں نے انکار کیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ زبیر سہما ہوا، خوف زدہ کافی دیر تک مجھے اس کی شکل کے متعلق بتاتا رہا، لیکن میں نے اسے ایک خواب کہہ کر اپنے کمرے میں بستر پر یہ کہہ کر سلا دیا کہ تم نے صرف ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ ایسی صورتحال سے میرا پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ویسے بھی ہم لوگ پچھلے 18 سال سے یہاں رہ رہے تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس خیال کو جھٹک کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک پڑھتا رہا، پھر نیند نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کر دیا۔ میں نے گھڑی پر دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ امی ابو 3-4 بجے سے پہلے نہیں آ سکتے، کیونکہ آنٹی کا گھر کافی دور تھا۔ اس لیے میں دوبارہ بے فکر ہو کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا، پھر اچانک خوف سے میری آنکھ کھلی۔ اسی لمحے اچانک گھنٹی بجی تو میں ہل سا گیا۔ پریشان حال قدموں سے چلتا ہوا دروازہ کھول کر صحن کا رخ کیا۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور خاموشی کا راج تھا۔ کچھ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال ابھرا کہ امی اور ابو اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ ابھی صرف 2:30 بجے تھے۔ خیر، میں خوشی کے ساتھ جلدی قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔
خود کو संभालते हुए बाहर की कुंडी खोली और बाहर निकल आए। लेकिन बाहर का हू का आलम था। सर्दी की रात, हर तरफ खौफजदा अंधेरा और मेरी हालत ये कि काटूं तो हूं नहीं। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसने अपना मुंह हर तरफ से छुपा रखा था। मैं उसके हुलिये पर गौर कर ही रहा था। वो बोला, बेटा, आज रात को मेरा बेटा तुम्हारे घर में घुस आया है। उसको जल्दी से बुलाओ और मेरे साथ रवाना कर दो। वो मेरा इकलौता बेटा है और अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है। यकीनन उसने तुमको भी परेशान किया होगा। वो शख्स ये कहकर खामोश हो गया। मैं चुपचाप इसका मुंह तकने लगा। वो मेरी खामोशी का कुछ और मतलब समझा और एकदम गुस्से में आ गया। देखो देखो, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे घर में कोई चीज़ सलामत नहीं रहेगी। चूंकि मैं इसके इस रवैये के लिए तैयार ना था, इसलिए कुछ बोल ना सका। थोड़ी देर बाद मैं बड़े आराम और से सहमे लहजे में बोला, जनाब, आपका बेटा हमारे घर में क्यों दाखिल होगा? हमारे घर की कुंडी अंदर से लगी हुई है और हमारे घर में किसी लड़के या बच्चे का वजूद भी नहीं है। पहले वो आदमी परेशान हुआ और फिर बोला, देखो बेटा, डरो नहीं, मैं जिन्नात से हूँ और वो मेरा बेटा है जो हर शक्ल में खुद को तब्दील कर सकता है। वो अक्सर छिपकली, मेंढक, मकड़ी वगैरह वगैरह बनकर दूसरों के घर में घुस जाता है। वो बहुत शरारती है और अगर कोई इसकी बात ना माने तो वो गुस्से में आ जाता है और घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है और यहाँ तक कि कभी कभी जानी नुकसान भी कर देता है। घर वालों को तंग करता है। इसकी बात सुनकर मेरे जहन में इस मकड़ी का ख्याल आया जो कि मुख्तलिफ जगहों पर घूमती हुई नज़र आ रही थी। अचानक कमरे के अंदर से धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि चीज़ें टूट रही हों। मैं कमरे की तरफ भागा और कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मैंने एक खौफनाक मंजर देखा। हर तरफ तूफान मचा हुआ था और चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और ज़ुबैर एक कोने में बेहोश पड़ा था। इसी लम्हे मेरे जहन में अजनबी आदमी की बातें घूमी जो उसने अभी मुझसे की थी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और ज़ुबैर को होश में लाने के लिए पानी छिड़का। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गया। हमने एक दूसरे को खौफजदा सवालिया नज़रों से देखा, जिनमें एक ही सवाल था, ये सब क्या हो रहा है? मकड़ी मकड़ी, ज़ुबैर एकदम से चीखा और उंगली से इशारा करने लगा। मैंने देखा तो वो खौफनाक बड़ी मकड़ी दरवाजे से बाहर निकल गई थी। इतने में मुझे बाहर की कुंडी खुलती हुई महसूस हुई और फिर बंद हो गई। मैं बाहर आया तो ज़ुबैर भी साथ दौड़ा हुआ आया। वो मेरा हाथ पकड़कर चल रहा था। मैंने डरते डरते कदमों से सहन में आया और दरवाजे की जानब बढ़ने लगा। मेरे वजूद में एक खौफ तारी था जिससे मैं मुकम्मल तौर पर कांप रहा था। मैंने देखा तो कुंडी लगी हुई थी, यानी दरवाज़ा बंद था। इतने में एकदम घंटी बजी। मैं और ज़ुबैर बिजली की तेज़ी से 3-4 कदम पीछे हट गए। मैंने एक नज़र ज़ुबैर पर डाली जो पहले ही मेरी तरफ देख रहा था। मैंने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। घंटी मुसलसल बज रही थी जिससे फ़ज़ा में शोर पैदा हो रहा था। मैंने अगर बढ़कर कुंडी खोल दी तो सामने अम्मी और अब्बू को पाया जो हमारी हालत देखकर परेशान हो गए। अब्बू बोले, क्या बात है, क्या हो गया है? तुम दोनों बदहवास क्यों हो रहे हो? आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अंदर चलो। और अम्मी अब्बू आगे बढ़ गए। मैंने कुंडी लगा दी। मैं और ज़ुबैर एक दूसरे को देख कर कमरे की तरफ बढ़े। अम्मी अब्बू पहले ही कमरे में दाखिल हो चुके थे और जब हम दोनों कमरे में दाखिल हो गए तो चौंक उठे। हर एक चीज़ अपनी असली हालत में अपनी जगह पर पड़ी थी और हमारे अम्मी अब्बू जो कि बातों में मसरूफ़ थे, ना तो उन्होंने कोई तबसरा किया और ना कोई बात हुई। दिन गुजरते गए। उस दिन के बाद ना तो कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश आया और ना आवाज़ें सुनाई दी। वो रात मेरे और मेरे भाई के लिए खौफनाक रात बनकर आहिस्ता आहिस्ता हमारे माजी का हिस्सा बन गई और माजी की वो घड़ियाँ जिनको मैं और मेरा भाई कभी नहीं भुला सकते और ना भुला पाएंगे।